दर्दनाक कहानी। नाज़रीन, आप भी ये कहानी सुनेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और 30 से ज़ायद वो लोग हैं। उन्होंने जब मेरे केसेस इंटरनेशनल देखे कि मैं ईरान भी गया था, ह्यूमन स्मगलिंग के केस मैंने उधर भी देखे। सबसे पहले मैं केस के फैक्ट्स बताना चाहूँगा, वो बहुत ज़रूरी हैं। ये 30 से ज़ायद जो अफराद जिनका मैं वकील हूँ या मुझे चुना गया है, इनका ताल्लुक ज़्यादा का ताल्लुक मंडी बहाउद्दीन से है, कुछ का ताल्लुक जलालपुर जट्टा से, गुजरात से, गुजरांवाला से, यानी कि ये पंजाब के 2-3 अजला हैं जिनके साथ इनका ताल्लुक है। तो ये जब देखते हैं दूसरे लोगों को कि वो अच्छा कमा रहे हैं, इनकी भी फिर डिज़ायर होती है कि हम भी जाएं उधर। बाज़ को डंकी का कहा जाता है, बाज़ को डंकी का नहीं कहा जाता। जैसे ये जो 30 लोग थे ये इराक़ पहुंचते हैं, या दूसरे भी लोग जो आगे भी जाएंगे उनके लिए भी ये लम्हा फ़िक्रिया है। जैसे ये इराक़ पहुंचते हैं, इराक़ में यही गैंग जिसका इंटरनेशनल ह्यूमन स्मगलिंग, वहाँ पर इन बच्चों को टॉर्चर किया जाता है और टॉर्चर बड़ा सवेर किया जाता है। वीडियोज़ मैंने आपको भेजी हैं, वो मसलन इस काबिल वीडियो थी भी नहीं कि मैं किसी खातून को भेजता या किसी इंसान को भेजता। बिल्कुल लगाई जाए भी, बिल्कुल ऑन एयर करने बिल्कुल ऐसे है। पेरेंट्स जितना उस बच्चे को अजियत में देखेंगे उतनी जल्दी वो रेट बढ़ा के कहेंगे कि भाई 10 नहीं आप $20,000 लो, हमारे बच्चे को छोड़ो। सर, वो जो बच्चे वहाँ पे मौजूद हैं उसमें से कोई अभी तक छूटा है या सब वहीं पर हैं? नहीं, जो मेरे पास आए हैं वो अभी तक उधर ही मौजूद हैं। वो बच्चे भी हैं, वो लोग भी हैं जिनकी सज़ा ख़त्म हो गई है, लेकिन उसके बावजूद भी इराक़ी गवर्नमेंट ने उनको जेल में रखा, रिहा नहीं किया। देखिए, पाकिस्तान और इराक़ वो मेंबर स्टेट हैं यूनाइटेड नेशंस के। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम आएगा और यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, और जो प्रोटोकॉल मैंने आपको बताया है, प्रोटोकॉल अगेंस्ट ह्यूमन स्मगलिंग, उसके ज़ुमरे में आएगा और वही डील करेगा। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं आपकी मेज़बान ज़ुहा राशिद। इंसानी स्मगलिंग की एक दर्दनाक कहानी। नाज़रीन, आप भी ये कहानी सुनेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यहाँ के लोग, पाकिस्तान के नौजवान लड़के जिनकी आंखों में बहुत ज़्यादा ख्वाब थे, जिन्होंने अपने घर वालों से पैसे लिए, यहाँ तक कि उनके घर वालों ने अपने गुर्दे भी बेचे। पैसे लेके वो डंकी के ज़रिए जब बाहर जाते हैं, वहाँ पर जाके उन्हें पकड़ लिया जाता है। इराक़ का ये इलाका है जहाँ पे उन्हें पकड़ा जाता है, वहाँ पर पकड़ के उन्हें जेल में बंद कर दिया जाता है। स्मगलिंग जिस तरह से उनकी की गई, जिस तरह वो वहाँ पर पहुँचे, जिस भी मुश्किल से वो वहाँ पहुँचे, वहाँ जाके एक और नया चैप्टर खुल गया, उन्हें कैद कर लिया गया। इस वक्त वो इराक़ की जेल में मौजूद हैं और 30 से ज़ायद वो लोग हैं। वो जिस तरह भी कुछ अरसे से वहाँ पर कैद है, जिस तरह भी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक दर्दनाक ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यहाँ पर उनके घर वाले भी उसी तरह दर्दनाक ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यहाँ के जो एक लॉयर हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट उनका ये काम कर रहे हैं, उनका नाम है अली चंगेज़ी संधू और हाई कोर्ट के वकील हैं, ये उनका केस कर रहे हैं। मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं, इनसे जानते हैं सारी डिटेल कि आखिर ये केस इन तक पहुंचा कैसे है और अब ये केस कहां पर चल रहा है, क्योंकि केस जो है वो इराक़ में है, ये यहाँ पाकिस्तान में मौजूद है। तो ये किस तरह इस केस को हैंडल कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि ये केस आप तक पहुंचा कैसे है? ये हमारे कुछ दोस्त हैं इराक़ में जो ऑलरेडी उधर मौजूद हैं और कंपनीज़ में काम कर रहे हैं। तो उन्होंने जब मेरे केसेस इंटरनेशनल देखे कि मैं ईरान भी गया था, ह्यूमन स्मगलिंग के केस मैंने उधर भी देखे, जो पाकिस्तानी फ़िशरमैन हैं इंडियन जेल्स के अंदर, राजस्थान जेल के अंदर, उनको भी हमने छुड़वाया। कुछ 70 से ज़ायद फ़िशरमैन थे, या उनको छुड़वाने में अपना किरदार अदा किया। तो वो एक इंटरनेशनल पोर्टफोलियो मौजूद था इंसानी स्मगलिंग के जो विक्टिम्स हैं उनकी हेल्प करने के लिए, तो इस वजह से उन्होंने रब्ता किया। फिर ठीक है, आपसे रब्ता किया, किस तरह से केस हमें बताएं, डिटेल इसकी, कैसे रब्ता हुआ और फिर क्या उन्होंने बताया, कब से बच्चे वहाँ पे मौजूद हैं? सबसे पहले मैं केस के फैक्ट्स बताना चाहूँगा, वो बहुत ज़रूरी हैं। ये 30 से ज़ायद जो अफराद जिनका मैं वकील हूँ या मुझे चुना गया है, इनका ताल्लुक ज़्यादा का ताल्लुक मंडी बहाउद्दीन से है, कुछ का ताल्लुक जलालपुर जट्टा से, गुजरात से, गुजरांवाला से, यानी कि ये पंजाब के 2-3 अजला हैं जिनके साथ इनका ताल्लुक है। पाकिस्तान में आपको पता है एजेंट माफिया बहुत बड़ी लानत है इस निज़ाम के लिए, इस मुआशरे के अंदर। तो एजेंट ये जो लोग हैं, ये मतवसत तबके से इनका ताल्लुक है, ये गरीब घरानों के साथ इनका ताल्लुक है। तो ये जब देखते हैं दूसरे लोगों को कि वो अच्छा कमा रहे हैं, तो इनकी भी फिर डिज़ायर होती है कि हम भी जाएं उधर। तो एजेंट माफिया इनको कहता है कि हम आपको सस्ते में लेके चले जाते हैं डंकी लगवा के। बाज़ को डंकी का कहा जाता है, बाज़ को डंकी का नहीं कहा जाता। कुछ को ज़ियारत वीज़े पर ईरान लेके जाया गया, कुछ को ज़ियारत वीज़े के ऊपर इराक़ लेके जाया गया, फिर आगे उनसे इलीगल काम शाम जिस तरह उन्होंने किया विदाउट हैविंग एनी लीगल डॉक्यूमेंट टू वर्क इन इराक़। तो इनको
इराक लेके जाया जाता है। सर पैसे कितने लिए जाते हैं? 4 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख। ये अच्छा, ये ऐसा क्राइम है कि इसकी कोई पैरामीटर नहीं है जिसके ऊपर आप कहें कि ये ऐसा करते हैं। एजेंट है, उसने 1.5 लाख भी अगर आप मान रहे हैं तो उसने 1.5 लाख पे भी हाँ कर देनी है, क्योंकि उसका लगना कुछ नहीं है। उसने सिर्फ आगे एजेंट को बेच देना है। उसने जो है ना पहाड़ी रास्तों से या जो भी रास्ते हैं उनको बॉर्डर क्रॉस करवा के उसने आपको इराक लेके चले जाना है। तो 2 लाख, 2.5 लाख, 4 लाख, 5 लाख, ये इतने पैसे ही लेते हैं। जितने में कोई हाथ आ जाए उतने में ये कर लेते हैं। जितने में मुर्गा फंस गया। जी बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल ऐसे ठीक बजा है। फरमा रही हैं। जैसे ये लोग, ये जो 30 लोग थे, ये इराक पहुंचते हैं, या दूसरे भी लोग जो आगे भी जाएंगे उनके लिए भी ये लम्हा फिक्रिया है। जैसे ये इराक पहुंचते हैं, इराक में यही गैंग जिसका इंटरनेशनल ह्यूमन स्मगलिंग के साथ ये ताल्लुक़ है इस गैंग का, और ये इराकी पुलिस के कुछ अंदर मौजूद काली भेड़ें भी इसके अंदर मौजूद हैं। तो प्राइवेट टॉर्चर सेल काम कर रहे हैं इनके इराक के अंदर, बगदाद के अंदर, मुख्तलिफ शहरों के अंदर। वहाँ पर इन बच्चों को टॉर्चर किया जाता है, और टॉर्चर बड़ा सवेर किया जाता है। वीडियोज़ मैंने आपको भेजी हैं, वो मसलन इस काबिल वीडियो थी भी नहीं कि मैं किसी खातून को भेजता या किसी इंसान को भेजता। बिल्कुल लगाई जाए भी, बिल्कुल बिल्कुल ऑन एयर करने की बिल्कुल ऐसे काबिल नहीं है। उसमें बच्चों के ऊपर तशद्दुद करना, उनके मुंह के ऊपर ठुड्डे मारना और थप्पड़ मारना, लोहे के राडों के साथ करना, उसके बाद उनके मुंह में पखाना करना, उनके जो सेक्सुअल पार्ट्स हैं उनके ऊपर करंट लगाना, इस तरह की अजियत है। एक मेरा क्लाइंट है रेहान भट्ट, जिसका ताल्लुक़ जलालपुर जट्टा के साथ है। आप देखें उसकी माँ के ऊपर क्या आलम होगा कि वो बच्चे की उम्र 16 साल है। अब वो बच्चा का ना आईडी कार्ड बना हुआ है, ना पासपोर्ट बना हुआ है, इसके बावजूद भी वो बॉर्डर क्रॉस करके कैसे गया? क्या ये रियासत पाकिस्तान का फ़र्ज़ नहीं है कि अपने बॉर्डर्स को इतना सिक्योर बनाएं कि एजेंट्स माफिया जो है ना वो डंकी लगाने का वो सोचे बिना, तसव्वुर भी ना करें? लेकिन ये कारोबार चल रहा है पाकिस्तान के। सर ये तो जो डंकी वाला मामला है ये तो बहुत अरसे से चल रहा है। जब हम छोटे थे तब भी ये सुनते होते थे, लेकिन अब से अब तक ये चल ही रहा है, इसको कोई रोक ही नहीं रहा। मैं अर्ज़ करता हूँ, जो हुकूमतें हैं वो कोशिश तो करती हैं। जब हम सुनते थे ना वो और स्टेज थी। अब जो है, अब आपको पता है टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस का टाइम है। अब उस वक्त नहीं होता था कि टॉर्चर करके वीडियो बना के पेरेंट्स को भेजी जा रही है किसी दूसरे मुल्क में और कहा जा रहा है कि 5 से 15 हज़ार डॉलर हमें दोगे तो हम बच्चा छोड़ेंगे। तो जो मॉडर्न डिवाइसेस हैं, जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं, उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया है, उन्होंने स्पेस अपनी बनाई है। उसके बाद इन बच्चों के ऊपर टॉर्चर किया जाता है। अगला बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टॉर्चर करने की वजह क्या है, इनको क्या मिलता है? पैसे तो एजेंट ने पाकिस्तान में ले लिए हैं, इराक में ये क्या टॉर्चर करने की वजह है? इराक में टॉर्चर करने की वजह यह है कि जब भी किसी बच्चे को बरहना किया जाता है, उससे कपड़े उतरवाए जाते हैं, तो बाकायदा उसकी वीडियो शूट की जा रही होती है मुख्तलिफ कैमरों से। उसके घर वालों को वीडियो कॉल पे लिया होता है। क्यों? पेरेंट्स जितना उस बच्चे को अजियत में देखेंगे उतनी जल्दी वो रेट बढ़ा के कहेंगे कि भाई 10 नहीं, आप 20,000 डॉलर लो, हमारे बच्चे को छोड़ो। ये डिमांड्स इनकी होती हैं कि ये तावान लेते हैं, ये रैंसम लेते हैं। जब इनको नहीं मिलता जो इनकी डिमांड होती है, तो उसके बाद ये बच्चे को मारते हैं। उसके ऊपर जो फ़ाल्स मुकदमा है वो उसके ऊपर रजिस्टर होता है, क्योंकि इराकी पुलिस के लोग उसके अंदर शामिल हैं, उनका 30% शेयर है इसके अंदर। जो भी रकम ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग गैंग या ह्यूमन स्मगलिंग गैंग जिसके 2 कारिंदे हैं मेन, जो पाकिस्तानी बंदों को डील कर रहे हैं, जो फैमिलीज़ ने इन्फॉर्मेशन दी है। देखें, गवर्नमेंट का ये काम है, हम है विसल ब्लोअर, हमने काला कोट पहना है, हमारा है कि जहाँ ज़्यादती हो उसको आप हाईलाइट करें, विसल ब्लोअर करें। अच्छा, आगे गवर्नमेंट का काम है कि जो हमारे तक इन्फॉर्मेशन पहुंची है वो मुसद्दका है या नहीं। अब मैं वकील हूँ, मैं इराक जाके अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डाल के तो नहीं मैं उधर जाके वेरीफाई कर सकता। ना मेरे पास कोई इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है, ना मेरा डिपार्टमेंट है। लिहाजा ये गवर्नमेंट का काम है कि जो हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं उसको टैली करें, उसको वेरीफाई करें, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करें, उसके ऊपर जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम्स बनाएं। अच्छा सर, ये वो जो बच्चे वहाँ पे मौजूद हैं उसमें से कोई अभी तक छूटा है या सब वहीं पे हैं? नहीं, जो मेरे पास आए हैं वो अभी तक उधर ही मौजूद हैं। वो बच्चे भी हैं, वो लोग भी हैं जिनकी सज़ा ख़त्म हो गई है, लेकिन उसके बावजूद भी इराकी गवर्नमेंट ने उनको जेल में रखा है, रिहा नहीं किया। वो लोग आखिर क्यों इतने साल उनको हो गए हैं वहाँ पे रहते? जी बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल ऐसे है। और उसके बाद जब इनको टॉर्चर किया जाता है, इनके ऊपर जो फॉल्स या मन घड़त स्टोरी वो घड़ के मुकदमे का इंदराज किया जाता है, तो फिर इनके ऊपर टॉर्चर किया जाता है कि आप कन्फेशनल स्टेटमेंट दें कि आपने ये जुर्म या इसका इर्तिकाब किया था। जब ये बच्चे नहीं देते कन्फेशनल स्टेटमेंट, तो इनको 8-8, 10-10 घंटे इनको उल्टा लटकाया जाता है, इनके साथ किया जाता है, इनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया जाता है।
तो ये तमाम तर इनकी जो कमीशन ऑफ क्राइम है दैट इज़ बीइंग कमिटेड बाय इंटरनेशनल ह्यूमन स्मगलिंग गैंग इन इराक। अच्छा सर, मेरा सवाल ये है कि आप पाकिस्तान में हैं और ये केस जो है ये इराक में है, उन्होंने आपको चूज क्यों किया? और दूसरा ये कि आप यहाँ पर रह के केस कैसे लड़ रहे हैं? ये बड़ा आपने टेक्निकल क्वेश्चन किया है सारे हैं आप यहाँ पे, केस आप वहाँ का लड़ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे मैं उस तरफ आता हूँ। यू आर टॉकिंग अबाउट जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट। अब बात आप ठीक कर रहे हैं, मुकदमे का इंदराज इराकी पुलिस करती है, ट्रायल कोर्ट्स इराक की हैं, एपलेट कोर्ट्स इराक की हैं, तो फिर हम इधर क्या कर रहे हैं? हमने एप्लीकेशंस क्यों मूव की? देखिए पाकिस्तान और इराक वो मेंबर स्टेट हैं यूनाइटेड नेशंस के। अब दो ममालिक का आपस में मुफादात का या उनके ह्यूमन राइट्स की वायलेशन का मामला आ गया, तो यूनाइटेड नेशंस का एक बहुत खूबसूरत कन्वेंशन है, यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। उसका एक एडिशनल प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल अगेंस्ट ह्यूमन स्मगलिंग बाय सी, लैंड एंड एयर, कि कोई भी बंदा जिसको आपने स्मगल किया हो वो कन्वेंशन और प्रोटोकॉल उसको डील करेगा। अब उस कन्वेंशन के अंदर बाकायदा लिखा हुआ है कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का उनको डिफ़ाइन ये किया गया है कि 3 अफराद या इससे ज़्यादा, मिनिमम 3, ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी हो जाएं, वो अफराद का ग्रुप जो हीनियस क्राइम कमिट करता हो आपस में गठजोड़ करके मिल के, तो वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम आएगा। और यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और जो प्रोटोकॉल मैंने आपको बताया है, प्रोटोकॉल अगेंस्ट ह्यूमन स्मगलिंग, उसके ज़ुमरे में आएगा और वही डील करेगा। ठीक है। अब मैं केस ये क्यों कर रहा हूँ? अब मैंने जितनी भी एप्लीकेशंस लिखी हैं, पहली बात तो ये है कि एप्लीकेशंस हमने लिख दी हैं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, इंटीरियर मिनिस्ट्री, इराकी एम्बेसी, एनसीएचआर, नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स, और जितने भी कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ थी उनको हमने एप्लीकेशन मूव कर दी हैं। उसका कोई जवाब भी आया? नहीं, अभी कल हमने भेजी हैं। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन फिर आपका वही स्टैंड करता है कि आप पाकिस्तान में रह के इराक के लिए किस तरह कर रहे हैं, क्योंकि वो जाहिर है कोर्ट में जाना, वो बहस, वो सारा कुछ। बिल्कुल। ये जो कन्वेंशन का मैंने जिक्र किया है, चूँकि पाकिस्तान भी इसको रेटिफाई किया, इराक ने भी रेटिफाई किया, लिहाजा पाकिस्तान और इराक के ऊपर इंटरनेशनल लीगल ऑब्लिगेशन है कि वो अब इस जो कन्वेंशन है इसके मुताबिक अमल करे। अब इस कन्वेंशन में क्या है वो बड़ा खूबसूरत है, आपके सवाल का जवाब उसी के अंदर आ जाएगा। एक चीज़ ये है कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रिजनर्स है, आर्टिकल 17, यानी कि अगर एक मुल्क के बाशिंदे किसी और मुल्क में कैदी की हैसियत से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो दोनों ममालिक की गवर्नमेंट आपस में एग्रीमेंट करके गवर्नमेंट अपने सिटीजन्स को दूसरी मुल्क की अदालतों से वापस बुलवा सकती है और उन्हें कह सकती है कि जो 2 साल 4 साल जितनी भी सज़ा आपकी कोर्ट्स ने दी है वो हम इनको अपनी जेलों में वो मुकम्मल करवाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा, आर्टिकल 17 की बात हुई, आर्टिकल 18 है, उसके बाद 19 है जो म्यूचुअल असिस्टेंस की बात करता है कि अगर आपको म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस, कि आपको लगता है कि लीगल बैरियर मौजूद हैं इराक में, जो हमारे जज अरेबिक है वो तो अरेबिक या इंग्लिश ही समझेगा, पंजाबी तो नहीं समझ सकता, तो गवर्नमेंट अगर हम अपने शहरियों को कोई लीगल असिस्टेंस देना चाह रही है तो दोनों कंट्रीज़ के दरमियान एग्रीमेंट हो सकता है कि वकला साहिबान इधर से उधर जाएं, गवर्नमेंट्स उनको भेजें और वो ट्रायल कंटेस्ट करें, और फेयर ट्रायल की जो अपॉर्चुनिटी है दैट मस्ट बी प्रोटेक्टेड एंड गिवन टू द प्रिजनर्स which are who are also citizens of Pakistan। सर, अभी तक आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली कि आप इराक जाएं गवर्नमेंट की तरफ से सिक्योरिटी के साथ? नहीं, हमने तो मामला ये एक दिन पहले उठाया ना, अभी तो उसको 24 घंटे भी नहीं हुए, और मुझे प्राइवेटली कहा गया था कि आप आ जाएं, हम आपको स्पॉन्सर करते हैं, आप इधर आके केसेस को कंटेस्ट करें, क्योंकि उधर और मामलात हैं। लेकिन वो आपको पता है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इराक में वॉर जोन है और जो गैंग्स हैं ये बड़े एक्टिव हैं उधर, और बिल्कुल वहाँ पे सिक्योरिटी कोई ना होना, सिक्योरिटी क्यों नहीं है। उसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, ये जो कन्वेंशन यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, इसके जो एक आर्टिकल है वो बात करता है इंटरनेशनल JIT की, कि आप डोमेस्टिक इश्यूज़ के ऊपर तो JIT नेशनल हो गई, उसके बाद अगर दोनों गवर्नमेंट्स को लगे कि कोई सस्पिशियस एलिमेंट्स मौजूद हैं या डिग आउट करना चाहिए रियलिटीज़ को, फैक्ट्स को,
तो हमें म्यूचुअली एक जीआईटी बनानी चाहिए जिसमें पाकिस्तान की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हो सकती हैं, इराक की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हो सकती हैं। लिहाजा एप्लीकेशन के अंदर ये भी प्रेयर की गई है, इस्तदा की गई है कि आप ये भी वेरीफाई करें जो बात हम कर रहे हैं, जो मेरे क्लाइंट्स कर रहे हैं, वो बात ठीक ठीक है, है या नहीं। मुसद्दका है या नहीं है। बिल्कुल। एक बंदा है, उसने हो सकता है उधर वो कोई चर्स बेचता हो, ड्रग्स का कारोबार करता हो सकता है मुझे वो कह रहा हो कि मेरे साथ ज्यादती हो रही है इधर, लेकिन उसने वाकई कमीशन ऑफ क्राइम किया हो, वो स्मगल्ड ना हो या वो विक्टिम ना हो। बिल्कुल, ये तो तो इसको वहाँ पर गवर्नमेंट और बिल्कुल जेआईटी देखें। को इसको डिग आउट करना है। अच्छा सर, मुझे अब ये बताइएगा, वहाँ पर जो बच्चे मौजूद हैं, वो आपने वीडियोस भी भेजी और वो सारा आप जिस तरह बता रहे हैं, उनका क्या हाल है वाल है वहाँ पर? वो किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं? कितने साल से वो वहाँ पर बैठे हुए हैं? किस तरह उनका दिन होता है? किस तरह उनकी रात होती है? देखें, ये आप बात कर रही हैं कि जब किसी बंदे को जेल में भेज दिया जाता है उसकी क्या उधर सूरत हाल है। उस वक्त जेल पाकिस्तान में भेजना तो चलें एक और बात है, लेकिन इतनी जहनी अजियत, इतना टॉर्चर, फिजिकली मेंटली टॉर्चर आप जिस तरह बता रहे हैं। बिल्कुल ऐसे है। अच्छा, जब इनको सज़ा हो जाती है या सज़ा से पहले भी, हमारी इंफॉर्मेशन ये है कि सज़ा से पहले भी उन लोगों को जेल में रखा गया है, क्योंकि जेल एडमिनिस्ट्रेशन इंटरनेशनल ह्यूमन स्मगलिंग गैंग, जिसमें ये शहरियार पठान और इरफान बॉस और इराक की ख़वातीन भी शामिल हैं उसके अंदर। और आपने वीडियोस में देखा होगा कि ये लोग किस तरह इराकी पुलिस के साथ जफियाँ डाल रहे हैं, जिस तरह उनकी गाड़ियों में बैठ रहे हैं। आपने बिल्कुल अपनी आंखों जी से जी जी देखा जी हुआ है, जी आप जी। उसको इंडोर्स करेंगे। तो इनका आपस में इराकी पुलिस का, प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट का, इनका आपस में नेक्सस मौजूद है। ये पेमेंट्स को डिवाइड करते हैं। 50% ये गैंग रखता है जितना भी तावान होता है, 30% इराकी पुलिस रखती है, और 20% हमें बताया गया है कि जेल एडमिनिस्ट्रेशन रखती है। अब जेल में जब ये लोग चले जाते हैं, उससे पहले कन्फेशनल स्टेटमेंट ली जाती है, और ट्रायल कोर्ट के अंदर जो जज है उसको तो नहीं पंजाबी आती ना, तो बच्चों को या इन विक्टिम्स को कहा जाता है कि आपने सिर्फ सर हिलाना है। अरेबिक में हम जो भी कहेंगे आपने सर हिलाना है। अगर ये सर हिलाने, एक दो बच्चे हैं जो अरबिक जानते हैं, अरबी जानते हैं, उन्होंने बोलने की कोशिश की, उन्होंने तशद्दुद का निशाना बनाया उसको। उन्होंने कहा जी सिर्फ आपने तो सर हिलाना है। अब सर हिलाना क्या है कि आप ना जिरा कर सकते हैं, ना चीफ हो सकता है, ना क्रॉस एग्जामिनेशन हो सकता है। भाई लिंगुअल बैरियर है ना। कन्फेशनल स्टेटमेंट आपने अरबी में लिखी है, पता नहीं क्या लिखा है, आपने साइन अंगूठे करवाने हैं। बिल्कुल। जज है, पंजाबी में आप कह रहे हैं, बेचारे को क्या पता आप क्या कह रहे हैं। उसके बाद ये जो उधर सर नहीं हिलाता हाँ में, उसको तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। और अगर हिला देता है तो जज अगर पूछ रहा है अरबिक में कि आपने ये, आप सेहत जुर्म से इनकार कर रहे हैं या ये आपने जुर्म किया है, तो वो अगर कहता है जी, सर हिला देता है, तो क्या होगा? उसके बाद जेल में जाके दोबारा तशद्दुद होता है। जेल में ये जाते हैं। जेल में मुझे बताया गया इन फैमिलीज़ की तरफ से कि हर जुमे को इनको कॉल्स आती हैं। अब जो ह्यूमन स्मगलिंग गैंग, ये इरफान बॉस और ये शहरियार पठान, जो फैमिलीज़ ने बताया, मैं वो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। बिल्कुल। ठीक है। अब वो जेल में जाते हैं, जेल में भी इनके ऊपर तशद्दुद होता है। पाकिस्तानी बच्चों के ऊपर जेल में भी ये तशद्दुद करते हैं। इराकी पुलिस भी और इराकी जेल एडमिनिस्ट्रेशन उनके साथ मिली होती है, और ये गैंग जाता है और कोई 1-2 मिनट की कॉल होती है, उसके भी $50 चार्ज किए जाते हैं रिश्वत। अगर आपने 1-2 मिनट से ज़्यादा की कॉल करनी है अपने घर वालों से, तो $50 एडिशनल यू विल हैव टू पे। उसके बाद घर वालों को कॉल करके ऊपर खड़ा होता है ये गैंग, पुलिस सुन रहा होता है, और सिर्फ उनको ये कहता है कि घर वालों को सिर्फ ये कहें कि पैसों का इंतज़ाम करें, मैं ठीक हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है, पैसों का इंतज़ाम करें, अल्लाह हाफिज़। इतनी सी कॉल होती है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। अगर पैसे दे दें तो फिर छोड़ दिया जाता है? देखिए, अभी तक तो किसी ने पैसे दिए ही नहीं है। अब $10,000, $15,000 एक बंदा जिसने अपना गुर्दा बेच के बच्चे को बाहर भेजा, 2.5 लाख रुपया दे के, वो 30 लाख कहाँ से लाए? बिल्कुल। बहुत सर, आप मुझे लास्ट पे ये बताइएगा कि अब ये केस कहाँ पर स्टैंड कर रहा है और आप इस केस को कैसे देख रहे हैं? एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो दैट इज़ द एक्सटेंडेड आंसर ऑफ योर प्रीवियस क्वेश्चन, कि जेल में इनको 24 घंटे के अंदर पाकिस्तानी नौजवानों को या विक्टिम्स को 24 घंटे के अंदर एक रोटी दी जाती है। उसके बाद मेडिकेशन की कोई सूरत हाल नहीं है, जितने पैसे देंगे उतना अच्छा डॉक्टर आपको अवेलेबल होगा। उसके बाद इनके सर, तो आप बार बार ये बात करें पैसों की कि 50,000 मतलब जिस तरह कॉल के देने हैं और ये वो, तो इनके पास पैसे कहाँ से है? बच्चों के पास, बच्चों से तो सारे पैसे ले लिए, तो फिर पैसे कौन देता है? नहीं, पैसे तो इनके पास, इसलिए तो यही तो अर्ज़ कर रहा हूँ, जब इनके पास पैसे नहीं है, अच्छा खाना नहीं ये खा सकते, जब ये रिश्वत नहीं देते तो इनको मेडिकल फैसिलिटीज़ उस तरह प्रोवाइड नहीं की जा रही, जब ये पैसे नहीं दे सकते इस वजह से इनको मैट्रेस पे नहीं बल्कि ये ईंटों के ऊपर सारी सारी रात सोते हैं। जब ये चूँकि पैसे नहीं दे सकते,
इसी वजह से इनके घर वालों से जो कॉल करवाई जाती है वो 1 मिनट से ज़्यादा ड्यूरेशन नहीं होता। हाँ, ये इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, इसका एक एडिशनल पार्ट ये हो सकता है कि कुछ के भाई वो इराक में मौजूद हैं, वो अच्छा। काम कर रहे हैं, वो जब मुलाकात के लिए जाते हैं वो फिर पैसे देते हैं, ठीक है, और वो भी अंदर 3 बंदे ऐड होते हैं कि मैंने पेमेंट आपको भेजनी है, आपने किसी और को भेजनी है, वो आगे कैश निकलवा के फिर अगर आगे वो पुलिस को इराक में मौजूद है तो वो क्यों नहीं वहाँ पर इराक की गवर्नमेंट से बात करते कि मेरे भाई को यहाँ पे इन्होंने कैद किया हुआ है या कुछ भी इस तरह का? उन्होंने वकील किए हुए हैं, उनका ट्रायल चल रहा है बाकायदा, और उसके बाद उनकी कुछ की अपील्स भी चल रही हैं, लेकिन वही बात लिंगुअल बैरियर आ गया। कुछ लोग कह रहे हैं जी वकीलों ने, इराक के वकीलों ने कोई 15-15 लाख रुपया, 20-20 लाख रुपया लिया हुआ है, तो वो कहते हैं जी कि इराकी गवर्नमेंट की मुझे समझ नहीं आ रही कि अब उनकी अगर कंट्री में ये सारा कुछ हो रहा है, ह्यूमन स्मगलिंग हो रही है, तो उनको नज़र ही नहीं आ रहा है। देखिए, मुझे कहा गया कि आप इराक आ जाएं, आप इन चीज़ों को देखें, क्योंकि इराक के लॉ के मुताबिक मैं किसी इराकी बार मेंबर के साथ मैं पेश हो सकता हूँ, बिल्कुल। ठीक है, लेकिन मुझे कहा गया कि आपने सिक्योरिटी अपनी खुद मैनेज करनी है, क्योंकि यहाँ पे गैंग्स बड़े एक्टिव हैं, गवर्नमेंट का इनके ऊपर कंट्रोल नहीं है, क्योंकि इराक आपको पता है खाना जंगी का शिकार है, इंटरनेशनल लॉबीज़ उधर मिलिटेंसी बहुत ज़्यादा है, तो उधर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन डिफरेंट है। अगर हम इराकी गवर्नमेंट की जो बात की जा सकती है वो है इराकी गवर्नमेंट के ऊपर जो इंटरनेशनल लॉ की ऑब्लिगेशंस है वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। नेल्सन मंडेला रूल्स मौजूद हैं जिसको फॉर्मली यूनाइटेड नेशंस ने अडॉप्ट किया हुआ है और बहुत सारे ममालिक ने भी अडॉप्ट किया है, इराक इज़ वन ऑफ देम। और सर लेकिन बिल्कुल ये आपकी बात तो ठीक है, लेकिन इस काम को भी होने में बहुत टाइम लग जाएगा। ये आपने अगर कल पुटअप किया है तो इसको मुझे नहीं लगता कि ये 1-2 दिन में हो जाएगा काम। नहीं, ये 1-2 दिन का तो मामला ही नहीं ना, बिल्कुल, ये तो महीनों का मामला है। 1-2 दिन या महीनों का मामला तो साथ वाले थाने के साथ आपका मसला हो तो वो इतनी जल्दी हल नहीं होता। ये तो फिर इंटरनेशनल केसेस हैं, उसमें ये है कि हमने एप्लीकेशन मूव कर दी है, वो विल वेट फॉर नेक्स्ट 20 और 30 डेज। अगर कोई गवर्नमेंट के सतह के ऊपर किसी किस्म के इक़दामात नहीं होते तो फिर हम हाई कोर्ट में जाएंगे, पिटीशन फाइल करेंगे, चाहे वो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में हो, चाहे वो इनके पेरेंट्स की तरफ से हो। एक इम्पॉर्टेंट बात मुझे आप बताएं, मैं ईरान में केस कंटेस्ट करने गया ह्यूमन स्मगलिंग का आज से कोई 3 साल पहले। वहाँ मेरी एम्बेसडर सती साहब थे, उनसे मुलाकात हुई, तो उन्होंने मेरी मुलाकात करवाई। उन्होंने कहा जी ये हमारी एम्बेसी है पाकिस्तान की, इसके अंदर ये FIA का, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का, ये ह्यूमन स्मगलिंग का या ट्रैफिकिंग का जो सेल है उसके ये ऑफिशियल्स हैं जो इधर ह्यूमन स्मगलिंग का शिकार होकर लोग आते हैं उनको ये मैनेज करते हैं, देखते हैं सारे। इराक में पाकिस्तानी एम्बेसी मौजूद है, उधर FIA का एक ऑफिशियल भी नहीं है जो ह्यूमन स्मगलिंग को देख रहा हो, जो उनकी दादरसी करे, जो उनकी एप्लीकेशंस को ले सके, जो उसको इंटरटेन कर सके। कोई FIA का, मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक, हो सकता है गलत हो, मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक FIA का ह्यूमन स्मगलिंग विंग का उधर कोई बंदा नहीं है। अब कैसे पॉसिबल है कि वो बच्चे उनके गवर्नमेंट को रिपोर्ट तो एम्बेसडर ने करनी है ना। अब जब एम्बेसडर के पास उस लेवल का स्टाफ नहीं है, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के पास वो स्टाफ, उन्होंने उधर वो डिप्यूट नहीं किया, कैसे पॉसिबल है? तो ये सारी चीज़ें मौजूद हैं जिसके ऊपर काम करना चाहिए। मेरी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से एक हम्बली रिक्वेस्ट है कि आप अपनी जो इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस हैं अंडर यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। अच्छा, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी कोई ऑफेंस होगा ना तो उसके अंदर जिसका अगर कोई मर्डर भी हुआ है ना, जिसका पिस्टल भी इस्तेमाल होगा ना उसको भी अंदर नामजद किया जाएगा। जी बिल्कुल। लेकिन ये ऐसा वाहिद जुर्म है पूरी दुनिया में कि जो बंदा अपनी कॉन्सेंट के साथ पैसे दे के जा रहा है इराक में, उसको विक्टिम कहा जाएगा, उसको ये नहीं कहा जाएगा कि ये शरीक जुर्म है। एज़ पर लॉ बात कर रहा हूँ, प्रिवेंशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन पर्सन एक्ट 2018 पाकिस्तान में बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पे जाके उसको कैद कर लिया गया। उसकी वजह क्या है? क्योंकि इनको नहीं पता कि आगे क्या होने जा रहा है। बिल्कुल। वो अनसीन चीज़ें हैं, वो सर्कमस्टेंसेस डिफरेंट हैं। अब इनको तो नहीं बताया गया कि आपको डंकी अच्छा सर, यहाँ पे मेरा सवाल है कि जिस बंदे ने इनको भेजा था, वो जो एजेंट था, वो पकड़ा गया है कि वो अभी दंदन आता ही फिर? देखें, एजेंट्स का इनको नहीं पता होता किसी लेकिन को। पैसे तो उन्होंने किसी को दिए होंगे, ट्रांजैक्शंस वगैरह कोई पैसे। मैं अर्ज करता हूँ, इनका हाल ये है, मैं वकील इनका हूँ लेकिन मैं बैलेंस्ड बात करूँ क्योंकि इनकी भी बहुत बड़ी सबसे बड़ी गलतियाँ इनकी हैं। ये क्या करते हैं कि कज़न ने किसी से रब्ता किया एजेंट से, एजेंट ने कज़न को आज से 2 साल पहले भेजा हुआ था। अब एजेंट का नहीं इनको पता, कज़न ने बात करनी है जी हाँ मैं तो इधर अच्छा कमा रहा हूँ तो इसको भी भेज दें,
अच्छा जी, किसके ज़रिए भेजें? वो जी छोड़ें, एक एजेंट है वो मैनेज खुद कर लूँगा, उसको 2 लाख रुपया भेज दें और बच्चा कराची भेज दें। अब ना इनको एजेंट का पता है, किसी को पता है, किसी को नहीं पता, क्योंकि नहीं मैं तो पता वो बात बिल्कुल। कर रहा हूँ द इन्फॉर्मेशन दैट हैज़ बीन प्रोवाइडेड टू मी बाय माई क्लाइंट्स। तो किसी ने मेंशन किया, किसी ने नहीं किया। ठीक है सर, लास्ट पे आप कोई मैसेज गवर्नमेंट को दे मैं दें। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ इराक से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स आपने अडॉप्ट किए हैं, रेटिफाई किए हैं, साइन किए हैं, जो इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं यूनाइटेड नेशंस के, चूँकि आप मेंबर स्टेट्स हैं, आपकी जितनी भी इंटरनेशनल लॉ के अंदर आपकी ऑब्लिगेशंस हैं, जो नेल्सन मंडेला रूल्स हैं जो कि प्रिजनर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, स्टैंडर्ड्स उन्होंने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स मुतय्यन किए हुए हैं कि आपने किस प्रिजनर को कितना मेडिकेशन के लिहाज से, फूड के लिहाज से, स्लीप के लिहाज से, क्योंकि आपने जो डेटरेंस क्रिएट करनी है ना सोसाइटी में क्राइम को कंट्रोल करने के लिए, आपने बंदे को तशद्दुद करवा के ख़त्म तो नहीं करना, आपने जुर्म ख़त्म करना है, आपने इंसानों को तो ख़त्म नहीं करना। लिहाजा मेरी रिक्वेस्ट ये है कि इंटरनेशनल GIT बनाई जाए, जो UN कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है उसके ज़ेरे उसको फॉलो करते हुए इंटरनेशनल GIT हो, ट्रांसफ़र ऑफ प्रिजनर्स हो। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो विक्टिम्स हैं इनको स्मगल्ड विक्टिम्स का स्टेटस दे के वापस भी भेजा जा सकता है उस प्रोटोकॉल के तहत। लिहाजा गवर्नमेंट को चाहिए कि ये GIT बनाएं, डिग आउट करें फैक्ट्स को। उसके बाद जो एजेंट्स हैं, एजेंट माफिया, उसके खिलाफ पाकिस्तानी गवर्नमेंट और इराकी क्रैकडाउन एक गवर्नमेंट मुकम्मल क्रैकडाउन होना करें चाहिए। और इन प्रिजनर्स को वापस भेजा जाए। और इवन के एक मेरा क्लाइंट है, 16 साल उसकी एज है, उसके साथ जिनसी ज़्यादती हुई है, जी जी इसके बावजूद वो जेल में सड़ रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर जी। तो नाज़रीन, ये हमारे साथ अली चंगेज़ी संधू साहब मौजूद थे और इन्होंने एक केस डिग आउट किया है और जो कि ह्यूमन स्मगलिंग का केस है। इराक़ में जो बच्चे मौजूद हैं उनके हवाले से इन्होंने किया और हम इन्हें और मज़ीद दुआएं देते हैं और यही हम भी चाहते हैं कि वो बच्चे जल्द अज जल्द अपने मुल्क आएँ, अपने मुल्क आके रहें, क्योंकि कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहते कि वो इतने पैसे देके अपने बच्चों को बाहर भेजें और फिर वहाँ पर उनके साथ जो है वो ज़्यादती हो, उन्हें टॉर्चर का निशाना बनाया जाए। हमारी पाकिस्तानी गवर्नमेंट को भी चाहिए कि जल्द अज जल्द इस पे एक्शन ले और जो हमारे बच्चे, जो मासूम बच्चे वहाँ पर मौजूद हैं, उन्हें जल्द अज जल्द वापस बुलाया जाए। इसी के साथ अपनी मेज़बान ज़ुहा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।